जून 1997 को सऊदी एयरलाइन बोइंग 747 ताम्बरम इंडियन एयरफोर्स चेन्नई के एक छोटे से एयरपोर्ट में फंसा हुआ था, क्योंकि यह एयरपोर्ट बेहद ही छोटा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बोइंग 747 जैसे बड़े प्लेन्स को लगभग 10,700 फीट रनवे की जरूरत पड़ती है, और अगर प्लेन का वेट कम हो तो यह 8,000 फीट के रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है। लेकिन ताम्बरम इंडियन एयरफोर्स का रनवे सिर्फ 4,965 फीट ही था। क्या यह विशाल प्लेन कभी इस छोटे से रनवे से टेक ऑफ कर पाया? इस सवाल से पहले हमारे दिमाग में यह सवाल आना चाहिए कि अगर यह रनवे इतना ही छोटा था तो फिर इतना बड़ा प्लेन आखिर यहां पर लैंड कैसे किया? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जून 1997 सऊदी एयरलाइंस 330 पैसेंजर्स और 17 क्रू मेंबर्स को लेकर चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था। मौसम बेहद ही साफ था। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से भी एयरपोर्ट को साफ साफ देखा जा सकता था। दोस्तों, चेन्नई एयरपोर्ट में 2 रनवे हैं। मौसम इतना साफ था कि पायलट दोनों ही रनवेज के नंबर्स को देख पा रहा था, इसीलिए पायलट ने मैन्युअली ही लैंडिंग कराना उचित समझा। एटीसी ने पायलट को एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाने को कहा और साथ साथ रनवे 07 पर लैंडिंग की तैयारी करने के लिए कहा। सऊदी एयरलाइन अब चेन्नई के आसमान में चक्कर लगाने लगा और यहीं पर एक बड़ी गलती हो गई। दरअसल पायलट चेन्नई एयरपोर्ट के चक्कर काटते काटते प्लेन को पास के ही ताम्बरम इंडियन एयरफोर्स के एरिया में ले गया। अब क्योंकि यह एयरफोर्स बेस चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बेहद नजदीक था, इसलिए पायलट ने यह नोटिस भी नहीं किया कि यह चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है और वह एयरफोर्स के रनवे पर ही प्रिपेयर करने लगा लैंडिंग करने के लिए। दोस्तों, जब पायलट किसी अनजान एयरपोर्ट में चले जाते हैं जहां उन्होंने पहले कभी टेक ऑफ या लैंडिंग नहीं किया हो, तो ऐसे केस में उन्हें आसपास के एरिया का ज्ञान नहीं होता। बात करें चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो इसके ठीक सामने इंडियन एयरफोर्स का एयरपोर्ट था, जो दिखने में बिल्कुल ही चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जैसा दिखता था। दोनों ही एयरपोर्ट्स में 2-2 रनवे बनाया गया था और दोनों के रनवे का डायरेक्शन भी सेम था। इतना ही नहीं, रनवे पर लिखा नंबर भी सेम था। सिर्फ एक रनवे का नंबर अलग था और वह भी सिर्फ 20 डिग्री। चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे का नंबर 07 था और इसी रनवे पर सऊदी एयरलाइन को लैंड करना था, जबकि एयरफोर्स का रनवे 07 नहीं बल्कि 20 डिग्री कम यानी कि 05 था। पायलट को यह कहा गया था कि आप रनवे 07 को पॉइंट करके लैंडिंग की तैयारी करें। जब पायलट रनवे 07 के सीध में गया, तब उन्होंने देखा कि यह रनवे थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में है। अब क्योंकि रनवे 05 और 07 के बीच में सिर्फ 20 डिग्री का अंतर था और एयरपोर्ट में सिर्फ 2 ही रनवे था, तो कंफ्यूजन का कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ था। लेकिन एयरप्लेन को थोड़ा सा मोड़ के 07 से 05 में ले आया और प्लेन एयरफोर्स के उस छोटे रनवे पर लैंड करने लगा। एयरफोर्स के ग्राउंड क्रू यह देखकर हैरान हो गए कि आखिर यह हो क्या रहा है। यह एयरपोर्ट तो सिर्फ छोटे प्राइवेट और फाइटर प्लेस के लिए बनाया गया है। बोइंग 747 जैसा विशाल प्लेन रनवे को पॉइंट करके क्यों आ रहा है? इंडियन एयरफोर्स प्लेन से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि पायलट रेडियो को चेन्नई एटीसी को ट्यून करके रखा था, न कि इंडियन एयरफोर्स को। एयरफोर्स वालों ने रेड लाइट गन फायर किया। इस गन को तभी फायर किया जाता है जब लैंडिंग प्रोसेस को रोकना रहता है, पर इस लाइट को बोइंग 747 का पायलट देख नहीं पाया और वह लैंडिंग प्रोसेस को जारी रखा। उधर चेन्नई एटीसी यह सोच रहा था कि हमने तो सऊदी एयरलाइन को एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाने को कहा था, पर यह प्लेन तो चक्कर लगाकर वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्भाग्यवश उस दिन सेकेंडरी सर्विलांस रडार भी वर्किंग कंडीशन में नहीं था, इसलिए एटीसी को प्लेन का एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पा रहा था। सऊदी एयरलाइंस बोइंग 747 एक ऐसे रनवे पर लैंड करने लगा था जो उसके लिए बना ही नहीं था। अब सैकड़ों लोगों की जान खतरे में आ चुकी थी। दोस्तों, एक कंफ्यूजन सैकड़ों लोगों की जान ले सकती है, पर सवाल यह आता है कि अगर रनवे को लेकर पायलट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या प्लेन में कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता जो पायलट की हेल्प करें? एफएमएस यानी कि फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम एक डिवाइस होता है जो पायलट को लैंडिंग करते समय गाइड करता है। नॉर्मल जब प्लेन एयरपोर्ट के नजदीक आता है तो ऑटो पायलट को यह पता नहीं होता कि लैंडिंग किस रनवे पर करना है।
कभी कभी एटीसी प्लेन को एयरपोर्ट के चक्कर लगाने को कह देता है। ये डिपेंड करता है कि रनवे खाली है या नहीं। सपोज एटीसी कहता है कि रनवे 07 खाली है, आप उस रनवे पर लैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर पायलट उस रनवे के नंबर को यानी कि 07 को FMS में टाइप कर देगा और इस तरह से ऑटो पायलट को यह पता चल जाता है कि प्लेन को रनवे 07 पर लैंड कराना है। अब ऐसे कंडीशन में अगर पायलट कंफ्यूज होकर अगर प्लेन रनवे 07 के बजाय किसी और डायरेक्शन में चला जाता है तो ऑटो पायलट उसे गाइड करता रहेगा, पर सऊदी एयरलाइन के पायलट ने FMS में रनवे 07 पुट नहीं किया था, यानी कि ऑटो पायलट को यह पता नहीं था कि किस डायरेक्शन में प्लेन को ले जाना है। अब पूरा कंट्रोल सिर्फ पायलट के पास था और कोई भी गाइड करने वाला नहीं था। सऊदी एयरलाइन अब उस छोटे से एयरपोर्ट के रनवे के बेहद नजदीक आ गया। तब पायलट को यह समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब पायलट के पास सिर्फ 2 ही रास्ता बचा था। पहला रास्ता प्लेन रनवे पर टच डाउन करते ही थ्रस्ट लीवर को बढ़ा देना, जिससे प्लेन का स्पीड बढ़ने लगेगा और प्लेन को रोकने के बजाय इसे वापस से टेक ऑफ करा देना। लेकिन अगर टच डाउन के समय प्लेन का स्पीड बेहद धीमा हो गया हो तब ऐसा करना सही नहीं होता, पर सऊदी एयरलाइंस के पायलट ने दूसरा रास्ता चुना और मुझे लगता है यह रास्ता सही था। प्लेन रनवे पर टच्ड डाउन करते ही पायलट ने फुल रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल किया और मैक्सिमम डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए प्लेन को धीमा करने की कोशिश करने लगा। मैक्सिमम ब्रेक का इस्तेमाल करने से प्लेन का टायर बुरी तरह से रगड़ खाने लगा और प्लेन अनबैलेंस होते हुए रनवे से बाहर जाकर रुक गया। यहां पर पायलट को नहीं पता था कि रनवे की लंबाई कितनी है। अगर वह लैंडिंग के बाद वापस से प्लेन का स्पीड बढ़ाकर प्लेन को टेक ऑफ कराने की कोशिश करता तो हो सकता था वह उतना स्पीड गेन नहीं कर पाता और प्लेन रुकने के बजाय किसी बिल्डिंग से टकरा जाता। ऐसा करने से सबकी जान जा सकती थी। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, प्लेन को टेक ऑफ कराने के लिए अधिक लंबे रनवे की जरूरत पड़ती है, जबकि उसी प्लेन को लैंड कराने के लिए कम रनवे में भी गुजारा चल जाता है, क्योंकि आजकल के एडवांस प्लेन्स में एंटी स्किड सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है जो कि लैंडिंग डिस्टेंस को छोटा कर देता है। इसीलिए आजकल के आधुनिक प्लेन में फुल रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, क्योंकि व्हील का ब्रेक पैड ही इतना पावरफुल होता है कि फुल रिवर्स थ्रस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहीं अगर हम बात करें पुराने प्लेन की, तो उन प्लेन में ब्रेक पैड उतना स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए उन्हें अधिक रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि सऊदी एयरलाइन के इमरजेंसी लैंडिंग में सभी लोग सुरक्षित बच गए, लेकिन एक बड़ी समस्या यह हो गई कि चलो ये किसी तरह से लैंड तो कर गया, लेकिन अब क्या करें, कैसे इस प्लेन को वापस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ले जाएं? इतने छोटे रनवे से होकर यह प्लेन टेक ऑफ कैसे करेगा? उधर इंडियन एयरफोर्स वाले भी सऊदी एयरलाइन को फोर्स कर रहे थे कि जल्दी से अपने प्लेन को ले जाओ, पर आखिर इसको ले जाए तो कैसे? इतने बड़े प्लेन को उठाकर किसी ट्रक में तो नहीं ले जाया जा सकता। इस समस्या का समाधान करने के लिए एक मीटिंग अरेंज किया गया। कुछ लोगों ने कहा इसके विंग्स को खोल के इसे ट्रक में लोड करके ले जाया जा सकता है। ऐसा करना तो सही था, लेकिन ऐसा करने से समय और पैसे की बर्बादी होती और दिन ब दिन सऊदी एयरलाइन को यह नोटिस मिल रहा था कि जल्दी से एयरपोर्ट को खाली करो। फाइनली यह डिसीजन लिया गया कि किसी भी तरह से इस प्लेन को टेक ऑफ कराना ही पड़ेगा और कोई भी रास्ता नहीं है। फिर क्या था, प्लेन में बेहद कम फ्यूल भरा गया ताकि प्लेन का वेट ना बढ़े। प्लेन के केबिन में ऑलमोस्ट हर एक पार्ट को रिमूव कर दिया गया। प्लेन के एसी हटा दिया गया, सीट को हटा दिया गया और जितना संभव हो सके इसे खाली कर दिया गया। अब इंतजार था तो सिर्फ हवा के बहाव का। अगर हवाएं प्लेन के लेफ्ट और राइट से होकर बहेगी तो प्लेन में ड्रैग क्रिएट होने लगेगा और प्लेन के स्पीड को धीमा करने की कोशिश करने लगेगा। इसी तरह अगर हवा का बहाव प्लेन के हेड की तरफ से हो तब भी प्लेट में ड्रैग क्रिएट होगा। पायलट को अब यह इंतजार करना था कि कब हवा का बहाव पीछे से हो। इस घटना के 4 दिन बाद टेक ऑफ करने का उचित समय आ गया था। कैप्टन जेम जूम इस बड़े से प्लेन को छोटे रनवे से टेक ऑफ करा के चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ले गया। जैसा नाम वैसा ही काम। कैप्टन जेम को इस काम को करने के लिए ढेर सारा पैसा भी मिला होगा, क्योंकि अगर यह प्लेन टेक ऑफ ना कर पाता तो पायलट की जान भी जा सकती थी। फिलहाल दोस्तों,
इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।